गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अमृत जी, अरुण जी, शुभानंद जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा फिजिकल डिवीजन वाला जो पार्ट चल रहा था या फिर भारत का जो हमने भौगोलिक विभाजन किया था 6 भागों में, है ना। भारत का फिजिकल डिवीजन हमने 6 पार्ट में किया था, 6 भागों में किया था, जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। एक कौन सा पढ़ चुके हैं? एक उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं, जिनको हम जिसमें हम मुख्यतः हिमालय को स्टडी करते हैं। तो पहला फिजिकल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया था। और दूसरा द ग्रेट नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और चल कम से कम 3 से 4 दिन ये टॉपिक चलेगा, है ना। काफी बड़ा टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन इजिली इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लास को अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, और कोशिश करें, आज काफी बच्चे थोड़ा लाइव दिख रहे हैं, तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे रेगुलर लाइव आकर के पढ़े। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर प्रायद्वीपीय पठार इसको हम बोलते क्या हैं, इसका मतलब क्या है। प्रायद्वीपीय पठार, है ना, ये है क्या। प्रायद्वीप 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो इसमें प्रायद्वीप शब्द लगा है, एक तो इसमें प्रायद्वीप शब्द लगा है, और एक पठार शब्द, ये 2 शब्द आपको दिख रहे हैं। तो प्रायद्वीप शब्द तो मैंने कई बार आपको डिस्कस करा चुका हूं कि आखिर प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई भी क्षेत्र, भूभाग, लैंड मास जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जैसे फॉर देखिए एग्जाम्पल, इंडिया जो है हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत है। यहां से यदि मैं एक लाइन खींच दूं इस प्रकार से, तो ये वाला जो ऊपर का पूरा इंडिया है, ये तो स्थल भाग से घिरा हुआ है। हमने पढ़ा था ना, 15,200 हमारी स्थलीय सीमा है। बाकी जो नीचे वाला ये आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत। अब मतलब क्या होता है? तो ये वाला, एक मिनट रुकेगा, है ना। तो ये वाले भारत को यदि आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अरब सागर या फिर अरेबियन सी। यहां पर आपको बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगी। और नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर या फिर हिंद महासागर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो भारत है, ये 3 ओर से आपको जल से घिरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमको इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई, प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा कोई भी भूभाग जो 3 ओर से वाटर बॉडी या फिर जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप या फिर आइलैंड, है ना। एक होता है द्वीप या आइलैंड, ये क्या होता है? जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। मतलब ये इस प्रकार से मान लीजिए कोई क्षेत्र है और ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप। जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये वाला जो भारत का हिस्सा है, ये कैसा है? प्रायद्वीपीय है। ठीक है, अब दूसरा शब्द समझ लेते हैं, प्लेट्यू क्या होता है। देख लीजिए यहां पर पेनिनसुला इस प्रकार से, जो अभी मैंने आपको समझाया, ऐसा कोई भी भूभाग जो 3 ओर से, जैसे देखिए ये एक कोई भूभाग है और ये 3 ओर से देखिए यहाँ पर जल से घिरा हुआ है। ये देखिए 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं प्रायद्वीप। ठीक है, ये भारत का ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन प्रायद्वीप के नाम से ये जाना जाता है। क्या? दक्कन पेनिनसुला या फिर दक्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम वर्ल्ड लेवल पे जाएं कि विश्व का आखिर सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरेबियन प्रायद्वीप जो है बच्चों, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है शोभानंद जी, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला या फिर अरेबियन प्रायद्वीप हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सऊदी अरब, ओमान, यमन, है ना, यूएई वगैरह, ये सब आपको इसी पेनिनसुला में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको ये अरेबियन सी का पार्ट है। तो ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो एक जनरल सा फैक्ट है, ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पठार को समझ लेते हैं। शुभानंद
अर्जुन जी की शायद पहली क्लास है, विकास की भी शायद पहली क्लास है ना? आप थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए कि पहली ही क्लास है कि आप रिकॉर्डेड देख रहे थे, ठीक है? और किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। ये देखिए, पठार क्या होता है बच्चों? पठार का एक साधारण सी यदि मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, तो पठार की मीनिंग क्या होती है? पठार अपने आसपास के भूभाग से, मान लीजिए पठार के पास में कोई मैदान है या फिर कोई और भूमि है, तो ठीक ठाक ऊंचाई पर लगभग होता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि लगभग 500 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जो है ना, ऊपर से समतल सपाट होता है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? पठार या फिर प्लेट्यू बोलते हैं। और आसानी से आपको समझना है तो इसको हम सी लेवल या फिर जो समुद्र तल होता है उसके आधार पर समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैप है, ठीक है? यहाँ पर या फिर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सी लेवल है ना? ये कोई सागर महासागर है ये, ठीक है? ये क्या है? सी लेवल। ये है सी लेवल, ठीक है? इससे थोड़ा सा ऊंचा जो ये हिस्सा आपको मैंने बना के दिखाया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैदान। इसको हम बोलते हैं मैदान या फिर प्लेन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मैदान या प्लेन। इससे थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है? जैसे मैदान को मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? लगभग 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। इसी प्रकार से हम जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, तो इससे और ऊंची जो संरचना होती है, ऊपर से समतल सपाट होती है, इसको हम बोलते हैं पठार, ठीक है? समुद्र तल से देखेंगे तो लगभग 600 500 है ना? अलग अलग पठार की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है? और ज्यादा भी हो सकती है। तो लगभग 600 500 ये एक एवरेज हाइट रहती है पठार की। तो इतनी ऊंचाई पर जो एक संरचना होती है उसको हम बोलते हैं पठार। फिर इससे ऊपर आप जाएंगे तो पहाड़, पर्वत, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आप इसको सी लेवल के अनुसार भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए ये मैप है। ये जैसा कि देखिए सी लेवल है, ठीक है? यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा जो हिस्सा होगा इसको हम बोलेंगे प्लेन या फिर मैदान। इससे और ऊंचा जो इस हिस्सा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। और फिर जो और ऊंचे होते हैं तो पहाड़ियां और फिर पर्वत, इनको हम बोलते हैं। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो भारत का हिस्सा है बच्चों, ये ठीक ठाक ऊंचाई पर एक समतल रीजन है जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है? तो प्रायद्वीप है और पठार है, इसलिए इसको हम साथ में बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सर, ठीक है? स्टेट पीसीएस, चलिए ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो आपको बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का मतलब समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रायद्वीपीय पठार इसको हम बोलते क्या है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कहां कहां पर विस्तारित है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये वाला इंडिया पूरा पढ़ा दिया है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर ये वाला, ठीक है? ये इतना पार्ट हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यहाँ पर हमने पढ़ा था हिमालय, ठीक है? उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, जो फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत पहली चीज हमने पढ़ी थी, हिमालय को हमने यहाँ पर स्टडी किया था, है ना? पूरे उत्तर भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय है, ठीक है? दूसरा, कल ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान। इन्हीं हिमालय रेंजेस से जो नदियां निकलती हैं और जब वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ लाए हुए अवसादों या फिर सेडिमेंट्स का निक्षेप करती हैं लगातार, और उससे ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है? दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है? उत्तर के विशाल मैदान के आप दक्षिण में आएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। यहां पर ये देखिए, ये जो हिस्सा मैंने आपको बना दिया, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का यदि हम निर्धारण देखें कि कहां से प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है, तो यहां पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, है ना? यहां पर देखिए एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं अरावली, है ना? क्या बोलते हैं? अरावली, अरावली माउंटेन,
ठीक है। अरावली माउंटेन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड प्लेट्यू है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ पर आपको राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अभी हम सब एक एक करके ये डिस्कस करेंगे, है ना। अभी बस मैं आपको इसकी सीमा का निर्धारण कहाँ से होता है, इसकी बॉर्डर या फिर बाउंड्री का निर्धारण कहाँ से होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो गई राजमहल की पहाड़ियां, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो इलायची और कार्डेमम की पहाड़ियां, इलायची और कार्डेमम की पहाड़ियां का निर्धारण होता है। अब यार यहां पर ये लाइन पढ़ लीजिए एक बार, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण उत्तर पश्चिम या फिर नॉर्थ वेस्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट में किससे होता है, अरावली से। उत्तर पश्चिम में अरावली से। राजमहल की पहाड़ियों का कहां से होता है, तो ऐसा बोल सकते हैं आप, उत्तर पूर्व लगभग, है ना, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण में यह कार्डेमम की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इनको आप मिला दीजिए, है ना, इस प्रकार से। यहां पर आप देखेंगे तो ये भी बोल सकते हैं कि पश्चिम में गिर की पहाड़ियां, यहाँ गुजरात में आपको गिर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन सभी से ये घिरा हुआ है और इससे ही इसकी बॉर्डर का निर्धारण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको जब हिमालय में पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर पहाड़ियां पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर आप देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में एक प्लेट्यू देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, मेघालय का पठार, या फिर इसका एक और नाम है शिलोंग का पठार, या फिर इसका एक और नाम है कार्वी एंगलोंग का पठार, कार्वी एंगलोंग का पठार, ठीक है। एक ही नाम है, एक ही पठार है, इसके तीन नाम है, मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार और कार्वी एंगलोंग का पठार, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है कि जो शिलोंग का पठार है आखिर ये किसका हिस्सा है, ठीक है। तो जो शिलोंग का पठार है बच्चों, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है ना, इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। अब ये इससे अलग कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर तो मैदान बन गया है, इस रीजन में तो यहां पर मैदान बन गया है ना। तो इससे आखिर अलग कैसे हो गया, क्योंकि यदि ये इसका ही हिस्सा है तो इसमें ये जुड़ा होना चाहिए था, है ना। तो उसका रीजन ये है बच्चों की, देखिए ये वाला जो हिस्सा था प्रायद्वीपीय पठार का, ये ध्यान से सुनना, ये वाली चीज है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो ये वाला रीजन था, है ना, ये इससे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर आप यदि खुदाई करेंगे तो नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार ही मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा था प्रायद्वीपीय पठार का, ये नीचे धसा हुआ था, क्या था, नीचे धसा हुआ था। समय के साथ जब यहाँ पर गंगा, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित हुई, तो इन्होंने इस धसे हुए भाग के ऊपर क्या कर दिया, मैदानों का निर्माण कर दिया, अवसादों का निक्षेप कर दिया, जिसके कारण यदि देखा जाए तो ये इससे अलग प्रतीत होता है ना। जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार ये है और ये इससे अलग है, तो यहाँ पर ये मैदानों का निर्माण कर दिया है। जबकि आप यहाँ पे यदि इसकी रेत निकालेंगे, मिट्टी निकालेंगे, इसको खुदाई करेंगे तो नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, पूर्वोत्तर हिल्स का, मैदानी भाग का, है ना, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मेघालय का पठार, ठीक है। इससे ये कनेक्टेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है, पूर्वोत्तर में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है कि यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। अब जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस योगेश गिरी, गुड मॉर्निंग, है ना, जिन भी बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी जिसमें मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ाया था, है ना, हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड के बारे में, ठीक है। गोंडवाना लैंड के बारे में क्या लिखा है, यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, 600 से लगभग 900 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लाइन लिखी थी कि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गोंडवाना लैंड, है ना। मैंने आपको बताया था जब हिमालय पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, है ना। आज से करीब बच्चों लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले बोल लीजिए, है ना, लगभग बोल रहा हूं मैं, 25 करोड़ वर्ष पहले जो हमारा पूरा आपको अर्थ देखने को मिलती है, इसमें आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं वर्तमान में। कितने, 7 कॉन्टिनेंट या फिर 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। लेकिन आज से करीब 25 करोड़ साल पहले यदि आप जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं था हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी में आपको एक ही महाद्वीप देखने को मिलता था। यहां पर देखिए, ये एक ही महाद्वीप है पूरा, है ना,
आपस में ये जुड़े हुए थे महाद्वीप, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इस महाद्वीप को बोला जाता था क्या, पैंजिया, इस महाद्वीप को बोला जाता था पैंजिया, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले या फिर 250 मिलियन ईयर एगो क्या था, हमारी पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था या फिर एक ही महाद्वीप था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। और एक ही महासागर होता था, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये पूरा एक ही महासागर है, ठीक है, जिसको हम बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे इसको हम, पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक मैंने आपको पढ़ाया था, हिमालय में प्लेट जो हमारी पृथ्वी में ऊपरी क्रस्ट है और मेंटल का जो ऊपरी लेयर होती है, इसको हम साथ में बोलते हैं स्थल मंडल, है ना। और ये जो स्थल मंडल होती है होता है, ये प्लेटों पर स्थित होते हैं, मतलब प्लेट होती है, ऐसा समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, इसमें जो ऊपरी आप ये क्रस्ट देखते हैं, है ना, ये प्लेट्स हैं, है ना, लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं जो मूव होती हैं। कुछ प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, कुछ एक दूसरे के दूर जाती हैं, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लेटें होती हैं बच्चों, ये मूवमेंट करती हैं, मतलब ये जो स्थल मंडल आप देख रहे हैं या फिर जल मंडल भी आप देख रहे हैं, ये प्लेटों पर स्थित है और इन प्लेटों का लगातार मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। जिसके कारण कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ प्लेटें आपस में कोलाइड होती हैं और कुछ प्लेटें साइड साइड से संघर्ष करते हुए निकलती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ये जो पेंजिया था ये टूटना स्टार्ट हुआ और लगभग 20 करोड़ वर्ष के आसपास, 15 से 20 करोड़ वर्ष के आसपास ये दो भागों में टूटा, बीच से ये ब्रेक हो गया। ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या बोला गया, ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया, नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का हमने पढ़ा था ना, अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि इसी गोंडवाना लैंड, ये पूरा गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो इसी गोंडवाना लैंड में यहां पर देखिए हमारा भारत स्थित है। एक मिनट, ये देखिए यहां पर आपको जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये यही हमारा भारत है। आज से करीब 15 से 20 करोड़ वर्ष पहले हमारा भारत यहां था, वर्तमान में आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लगभग 20 करोड़ वर्ष की यात्रा करके बच्चों यहां पर पहुंचा है, मतलब हमारी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हुई इस प्रकार से, और फिर यहां पर आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई। यहां पर यूरेशियन प्लेट थी और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। वो मैंने आपको हिमालय वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा एक बार देख लेना। बाकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि जो अभी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस करा है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है या फिर पेनिनसुलर इंडिया है, प्लेट्यू है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि पेंजिया के बाद जब ये दो भागों में टूटा था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो इसी गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया भी स्थित था। कौन कौन से अभी वर्तमान में महाद्वीप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा थे। जबकि यूरोप, है ना, और यूरेशिया वाला हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका, ये सब लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड का हिस्सा थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 100 मिलियन ईयर एगो, करीब 10 करोड़ वर्ष पहले और वर्तमान में इस प्रकार से कुछ आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे बस आपको एक लाइन समझानी थी कि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी कैसे प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। तो यही चीज आपको समझानी थी। देखिए कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हुआ हमारी इंडियन प्लेट का, ये हमारी इंडियन प्लेट थी, है ना, इस प्रकार से हमारी इंडियन प्लेट थी, इसका मूवमेंट इस प्रकार से हुआ और ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और फिर यहाँ पर टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारा भारत आखिर प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से देखिए ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो फिर इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। और एक बात और याद रखना है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना बच्चों, मूल रूप से यही था,
क्योंकि जब प्रायद्वीपीय पठार या फिर हमारा जो ये भारत था, इंडियन प्लेट थी, जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टकराने के पश्चात हिमालय बना, है ना। टकराने के पास पश्चात या टक्कर के पश्चात हिमालय बना, फिर हिमालय के बाद भी फिर ये मैदानों का निर्माण हुआ। तो ये सब तो बाद में बने हैं। तो सबसे प्राचीन यदि हमने जो फिजिकल डिवीजन किया है 6 भागों में, इसमें यदि ऐसा देखा जाए कि सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, यही सबसे प्राचीनतम भूभाग है, क्योंकि सबसे पहले यही था, है ना। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये हिमालय, कोस्टल प्लेन, नदर्न प्लेन, ये सब तो बाद में निर्मित हुए हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे प्राचीनतम भूभाग है, ठीक है। इतना समझ में आया? जल्दी से बता दो कमेंट में। जल्दी से बता दो कमेंट में कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या कनेक्शन है हमारा, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है, इतनी चीज समझ में आई? जल्दी से कमेंट में आंसर दो। यस सर, ठीक है, ओके, है ना। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलो, तो इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों आपको, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये भारत के इस हिस्से में बच्चों जो जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो भी पर्वत, पहाड़, पठार हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारे यहाँ पर पठार देखने को मिलते हैं। जैसे यदि मैं पर्वतों की बात करूं तो अरावली हो गया, है ना। यहाँ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, विंध्याचल है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट माउंटेन है ना। तो जितने भी माउंटेन है ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पठारों की बात करें तो मेघालय का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। जितने भी पठार हैं वो सब एक एक करके स्टडी करेंगे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये सब पर्वत हो गए। इसके अलावा पठारों की बात करूं तो मालवा प्लेट्यू या फिर मालवा का पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, दक्कन का पठार। तो ये सारे पठार हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। गंगा यमुना नदियों के दक्षिण में उभरता हुआ विशाल भूभाग है, वास्ट लैंड है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके ही दक्षिण में आपको ये प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है ना। इसकी आकृति कैसी है बच्चों, है ना, इसका शेप कैसा है, तो त्रिभुजाकार इसका शेप है, ट्राइंगुलर इसका शेप है, आपको याद रखना है ना। दिख ही रहा होगा उल्टा त्रिभुज यदि आप बना दें इस प्रकार से, तो उल्टा त्रिभुज के शेप में इसका आकार है। इसके अलावा उत्तर भाग चौड़ा है जबकि दक्षिणी भाग सकरा है। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है यहाँ पर। इसका जो नदर्न पार्ट है ये चौड़ा है, और दक्षिण वाला पार्ट क्या है, कम चौड़ा है या फिर सकरा है। तो जनरल से कुछ पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो लगभग 600 से 900, कहीं ज्यादा ऊंचा है कहीं कम ऊंचा है, ठीक है। तो 600 से 900 मीटर लगभग इसकी एवरेज ऊंचाई है प्रायद्वीपीय पठार की। इसके पहले जब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे तब इसकी ऊंचाई कितनी थी, उत्तर का विशाल मैदान की ऊंचाई 50 से 150 मीटर थी, ठीक है। हिमालय की कितनी थी, हिमालय की लगभग 6000 मीटर या फिर 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि उच्चावच के आधार पर समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है, अभी सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई है ना। इसके अलावा पुराने क्रिस्टलीय सैलों, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है ना। अब यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है बच्चों, जो जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, देखिए जब हमारी पृथ्वी बच्चों बनी है ना, आज से करोड़ों वर्ष पहले, तो उस समय हमारी पृथ्वी, जैसे वर्तमान में आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी में 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी अभी अंदर से अभी भी क्या है, गर्म है ना। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो अंदर से तो अभी गर्म है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तो ये पूरी की पूरी गर्म थी, बाहर से भी ये गर्म थी। जो हमारा क्रस्ट है, भूपरपटी है, वो भी गर्म थी, है ना। तो उस समय
वो जो गर्म पदार्थ था पृथ्वी के ऊपर वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो वो ठंडी होने के पश्चात पृथ्वी के सर्वप्रथम जो चट्टानें बनी है ना, तो उस समय जो चट्टानें बनी थी वही चट्टानें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। इन चट्टानों को आर्कियन चट्टानें वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी उसी प्रकार की उसी प्रकृति की चट्टानें आपको इस लैंड में पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि पुरानी क्रिस्टलीय सैलों, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में अनेक पहाड़ियां स्थित हैं। इनके नाम क्रमशः अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा हैं। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण में इसकी आप देखेंगे ये पूरी लेंथ तो लगभग 1600 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो लगभग 1400 किलोमीटर है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आप रख लेना ये चीज, खासतौर पर ये लंबाई याद रख लेना, करीब 1600 किलोमीटर ये लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम जो भी पर्वत या फिर माउंटेन है इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली माउंटेन, है ना। तो अरावली कहां पर है बच्चों? यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अरावली से, खासतौर पर प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए राजस्थान राज्य है ना। भारत का एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा राज्य है, क्या नाम है उसका? राजस्थान। तो राजस्थान में ही आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं अरावली रेंज। क्या बोलते हैं? अरावली रेंज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अरावली रेंज के बारे में यदि मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये किस टाइप का पर्वत है? सबसे पहले कोई भी माउंटेन पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का माउंटेन है, क्योंकि माउंटेन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, है ना। बहुत टाइप के पर्वत होते हैं। तो जो अरावली है बच्चों, ये किस टाइप का माउंटेन है? ये अवशिष्ट माउंटेन है। कैसा है? अवशिष्ट, है ना। अवशिष्ट या फिर इसको रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है इसको पुराने वलित पर्वत, पुराने वलित पर्वत, पुराने वलित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है। एक आपने सुना होगा नवीन वलित पर्वत, है ना। एक सुना होगा आपने नवीन वलित पर्वत, जो कि हिमालय है ना, जो कि हिमालय है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसको हम बोलेंगे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझो। नवीन वलित पर्वत, पुराने वलित पर्वत, या फिर पुराने वलित पर्वत को ही अवशिष्ट माउंटेन या फिर रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्या अंतर है आखिर? तो नवीन वलित पर्वत का मतलब तो सीधा सा ये है कि जैसा कि मैंने आपको हिमालय में पढ़ाया था कि कुछ समय पहले ही, कुछ लाखों वर्ष पहले ही, दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात इनका निर्माण हुआ है। बीच में जो भी सागर महासागर था उसके अवसाद फोल्ड होकर उससे एक हिमालय बन गया। तो ये ज्यादा पुराने नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नवीन। न्यू शब्द क्यों लगा है, नवीन क्यों लगा? क्योंकि ये ज्यादा पुराने नहीं है और अभी भी इनमें वलन जारी है, इनकी हाइट लगातार बढ़ रही है, इसलिए इनको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। पुराने वलित पर्वत से मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये काफी पुराने पर्वत हैं, है ना। काफी टाइम पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले इनमें वलन हुआ होगा, है ना, या फिर आज से करोड़ों वर्ष पहले ये बने होंगे, ठीक है। तो पुराने वलित पर्वत ये होते, मतलब प्राचीन समय में कभी ये भी नवीन वलित रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में चूंकि ये करोड़ों वर्ष पुराने हो गए तो इनको हम बोलते हैं पुराने वलित पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत क्यों बोलते हैं? कि बच्चों ये इतने पुराने हो गए हैं, करोड़ों वर्ष पुराने हो गए हैं कि इनका क्या हो गया? अपक्षय अपर्दन हो गया है ना। क्या हो गया? इसे मान लीजिए पहले ये इस प्रकार से था, ठीक है। अब लगातार जो हमारी अर्थ है इस पे बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, अपक्षय अपर्दन चलता है। अपक्षय अपर्दन क्या होता है ना, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अपक्षय अपर्दन, है ना, इरोजन वगैरह। जैसे मान लीजिए लगातार पानी गिरता है, वर्षा ऋतु में जल गिरता है ना, इसके अलावा तेज हवाएं चलती हैं, तो इससे क्या होता है? कोई भी चट्टान होती है, पर्वत होती है, इनका क्षरण होता रहता है ना। जैसे मान लीजिए पानी गिरेगा तो क्या होगा? जो इसकी पर्वत का थोड़ा बहुत ऊपरी लेयर होगी, इसमें क्या होगा? अपर्दन होगा इसका, है ना। अपक्षय होगा, पहले इसकी चट्टानें ऊपर की कुछ लेयर टूटेगी और फिर अपर्दन होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी, या फिर हवा के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी। तो लगातार अपर्दन के कारण क्या होता है? ये माउंटेन पहले ऐसा था, फिर इसकी हाइट थोड़ी सी कम रह जाएगी, है ना। तो ये अपर्दन होकर के उसके अवशेष भाग, अवशिष्ट भाग ही शेष बचे हैं, ठीक है। मतलब पहले ये इतना ऊंचा होता था, वर्तमान में ऐसा इसका बचा खुचा भाग ही शेष बचा है। इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट माउंटेन या फिर रेसिडुअल माउंटेन। मतलब समय के साथ इसका बहुत ज्यादा अपक्षय अपर्दन हो चुका है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? अ, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट माउंटेन या फिर रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, ठीक है।
कोशिश करूंगा अमृत जी की ज्यादा से ज्यादा मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, है ना। जैसे अवशिष्ट पर्वत को रेसिड्यूल माउंटेन बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत को न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, पुराने वलित पर्वत को ओल्ड फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी थ्योरी थोड़ा सा, तो समझ में आ गया होगा। ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। विस्तार कहां पर है, तो अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ है। अब ये बच्चों सिर्फ ना राजस्थान में नहीं फैला हुआ है, कुछ अन्य राज्य भी हैं जिनमें अरावली पाया जाता है। जैसे देखिए राजस्थान का पड़ोसी क्या है, ये आपको एक राज्य दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गुजरात, है ना। यहां पर आप जाएंगे तो एक हरियाणा राज्य आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर दिल्ली। तो जो अरावली है मैक्सिमम हिस्सा तो इसका कहाँ है, राजस्थान राज्य में ही है, लेकिन इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में भी अरावली फैला हुआ है, अरावली माउंटेन फैला हुआ है। तो ये भी याद रखना है, ज्यादातर हिस्सा तो इसका राजस्थान में आता है, लेकिन इसके साथ साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक भी इसका हिस्सा फैला हुआ है। यहां पर देखिए 70 से 80% हिस्सा इसका राजस्थान में आता है, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में भी ये अरावली माउंटेन फैला हुआ है, ठीक है। लंबाई कितनी है, तो लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में ये इस प्रकार से फैला हुआ है। माउंट आबू, अब यहां से भी कई बार प्रीलिम्स में या फिर और भी वनडे एग्जाम में कई बार सैकड़ों बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों माउंट आबू, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, तो इसी के पास यहाँ पर आपको गुरु शिखर पीक देखने को मिलती है। 1722 मीटर इसकी हाइट है ना। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अरावली की, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा माउंट आबू के निकट ही है, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, ठीक है। जो आप घूमने, आप में से कोई गया होगा तो उनको पता होगा, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर ली। सबसे पहले किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में ये फैला हुआ है। इसके साथ साथ लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। अवशिष्ट माउंटेन, रेसिड्यूअल माउंटेन या फिर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का ये एग्जाम्पल है ना। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, तो अरावली उसमें आंसर होता है, ठीक है। तो विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अरावली की, ठीक है। सारे पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है, और अवशिष्ट माउंटेन या फिर रेसिड्यूअल माउंटेन है ना, रेसिड्यूअल माउंटेन का एग्जांपल है। ज्योग्राफिकली इज इट वन ऑफ द एंशिएंट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, इट इज द रेसिड्यूअल माउंटेन, ठीक है। अरावली के पश्चिम की ओर लूनी और माही नदियां निकलती हैं, मतलब इसके वेस्ट में। जब नदियां हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में डिस्कस कराएंगे, अभी आप समझ लीजिए कि इसी के आसपास माही और लूनी नदी प्रवाहित होती हैं, और अरावली श्रेणी जो है इन नदियों के मध्य में जल विभाजक का कार्य करता है। मैंने जब आपको हिमालय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है,
₹99 आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है ₹99 का वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है तो 100 RGS में आप फ्लैट ₹99 जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको ₹0 में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर कोई एक नदी बहती है ना, और एक नदी यहाँ पर बहती है, और बीच में कोई ये पर्वत है इस प्रकार से। तो ये इन नदियों के जल को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है एक प्रकार से। यहाँ से मान लीजिए कोई नदी निकलेगी तो इसमें मिलेगी, यहाँ से कोई मिलेगी तो इसको, है ना, तो सेपरेट कर रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं जल विभाजक। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि फलानी फलानी नदियों के मध्य में इनमें से कौन सा माउंटेन जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, जैसा कि हमने हिमालय में जब ट्रांस हिमालय हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि श्योक और सिंधु के बीच में, श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में जो लद्दाख रेंज है ये जल विभाजक का कार्य करती है ना, जल विभाजक का कार्य करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर माही और लूनी नदियों के बीच में अरावली रेंज जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा माउंट आबू अभी जो मैंने आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, जो कि जैनों का एक प्रमुख मंदिर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ही अरावली रेंज में माउंट आबू के निकट आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना है, जो कि अरावली का ही भाग है। ठीक है, अभी बताया मैंने कि इसका जो विस्तार है हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, आपने सुना होगा। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है बच्चों, ये एक हिल्स में बसा हुआ है, जिसको हिल में बसा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं, रायसीना हिल्स। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि राष्ट्रपति भवन इनमें से किस हिल में बसा हुआ है, तो किसमें, रायसीना हिल में बसा हुआ है। और ये रायसीना हिल्स जो है ये किसका पार्ट है, तो ये अरावली का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, दिल्ली तक, है ना, अरावली तक, दिल्ली तक गई है, और दिल्ली में इसको रायसीना हिल बोलते हैं। और इसी रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन या फिर प्रेसिडेंट हाउस स्थित है। कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो सारी चीजें जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अरावली के बारे में। सबसे पहली बात, अवशिष्ट माउंटेन या फिर ओल्ड ओल्ड फोल्डेड माउंटेन या फिर पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में मैक्सिमम 70 से 80% इसका हिस्सा आता है। इसके अलावा गुजरात और हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर ही आपको आसपास देखने को मिल जाता है। रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में इसका ही विस्तारित पार्ट है अरावली का, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट हैं आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। इसके अलावा मेंस में भी आपको 5 नंबर, 3 नंबर या फिर कम शब्दों में लिखने को आ सकता है अरावली माउंटेन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, मेन पॉइंट आपको लिखते आने चाहिए, किस प्रकार का माउंटेन है। उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किस प्रकार का माउंटेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किन किन राज्यों में है ना, इस प्रकार के पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं विंध्य रेंज। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बताओ, क्लियर है, अरावली रेंज समझ में आ गई? चलो विंध्य रेंज को समझते हैं बच्चों। विंध्य सबसे पहले मैक्सिमम इसका हिस्सा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, भारत के बीचों बीच, है ना, भारत के लगभग बीचों बीच देखने को मिलता है विंध्य पर्वत। तो यह पर्वत श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश घाटी के उत्तर में इस घाटी के समांतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर देखने को मिलता है। ठीक है, अब पहले नर्मदा सोन घाटी को भी समझ लीजिए कि आखिर नर्मदा सोन नदियां कहां बहती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे नदियों वाले लेक्चर में हम हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा। नर्मदा नदी बच्चों मध्य प्रदेश में ही बहती है, यहाँ पर अमरकंटक से निकलती है और इस प्रकार से प्रवाहित होती है और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है। ठीक है, सोन नदी भी यहाँ अमरकंटक से ही निकलती है, उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पे गंगा नदी में जाकर के मिलती है, बिहार में जाकर के। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर मैं रफ कर दूं पहले। देखिए यहाँ पे ये नर्मदा नदी है ना,
और यहाँ पे इस प्रकार से सोन नदी मिलती है। तो इसके ही आप एक प्रकार से देखेंगे तो पैरेलल या फिर समांतर आपको विंध्य रेंज देखने को मिलती है इस प्रकार से इस प्रकार से ये रेंज देखने को मिलती है, ठीक है। सॉरी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ज्यादातर हिस्सा तो बच्चों आपको इसको इस रेंज का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। औसत ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है इसकी, ठीक है, ज्यादा ऊंचा माउंटेन नहीं है। इसके अलावा सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, तो सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ये बात आपको याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जो ये पूरा विंध्याचल रेंज है इस प्रकार से, है ना, तो इसको पश्चिम से पूर्व जो पूरी रेंज है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, है ना। पश्चिम वाले को बोलते हैं विंध्य पर्वत, मध्य वाले को बोलते हैं भांडेर और पूर्व वाले को बोलते हैं कैमूर, ठीक है। विंध्य, भांडेर और कैमूर, है ना। पश्चिमी एक्सटेंशन जो है इसको हम विंध्य बोलते हैं, मिडिल वाले को बोलते हैं भांडेर और पूर्व वाले को बोलते हैं कैमूर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विंध्य पर्वत के या फिर विंध्याचल माउंटेन का जो पूर्वी एक्सटेंशन है ना, पूर्व में जो फैला माउंटेन रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैमूर, ठीक है। तो याद रखना है विंध्य, भांडेर, कैमूर ये विंध्याचल का ही पार्ट है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया पूरा बीचों बीच में भारत के देखने को मिलेगा, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, सेपरेट करती है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 पॉइंट याद रख लेना कि कहां पर ये स्थित है, इसकी लोकेशन, है ना। विंध्य, कैमूर, भांडेर ये इसका ही हिस्सा है, सद्भावना शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये 2-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस, है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं सतपुड़ा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जरा लोकेशन देख लीजिए आप, कहां पर ये स्थित है ना। तो भारत के यदि आप मैप पे देखेंगे ना, तो जो मध्य प्रदेश है बच्चों, है ना, मध्य प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में आपको देखने को मिल जाएगा सतपुड़ा रेंज इस प्रकार से, ठीक है। सतपुड़ा रेंज देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के, ठीक है। अब जो सतपुड़ा रेंज है बच्चों, जो सतपुड़ा रेंज है इस प्रकार से आप सतपुड़ा रेंज है, इसके उत्तर में एक नदी बहती है, कौन सी, नर्मदा। इसके उत्तर में नर्मदा बहती है और इसके दक्षिण में इस प्रकार से बहती है ताप्ती, है ना। अभी आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि नदी यहाँ पे क्यों बह रही है, कैसे बह रही है, नदियों वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अभी बस आप माउंटेन को हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, ठीक है, कि जो सतपुड़ा रेंज है ये किन नदी घाटियों के बीच में स्थित है, या फिर किन 2 नदी घाटियों के नदी भ्रंशों के बीच में स्थित है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है या फिर सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। विंध्याचल इसका नाम कैसे पड़ा, देखियो अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, जो चट्टानों का स्वरूप है ना, उसमें एक विंध्य चट्टानें भी होती हैं, है ना, विंध्य प्रकार की चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। बहुत बहुत प्रकार की चट्टानें होती है, जैसे आर्कियन चट्टानें, है ना, गोंडवाना चट्टानें, विंध्य चट्टानें। तो जो ये पूरा विंध्य पर्वत है ना बच्चों, विंध्य माउंटेन है, यहाँ पर विंध्य प्रकार की चट्टानें ही देखने को मिलती हैं, तो वहां से ही इसका नाम पड़ गया विंध्याचल, या फिर जहां पर विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं तो उनको उसको ही हम विंध्याचल बोलते हैं। यह चट्टानों वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ गए, विंध्य चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में आपको ताप्ती नदी देखने को मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको डिस्कस याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यही लिखा है, देखिए दक्कन के पठार का भाग है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ये माउंटेन। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदियों के भ्रंश देखने को मिलते हैं ना। मतलब ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या है कि कोई भूभाग है ना, ये मान लीजिए कोई भूभाग है और इसका कोई बीच वाला भूभाग, ऐसे समझिए ये मान लीजिए कोई भूभाग है ना, और इसका ये नीचे वाला भूभाग नीचे धस गया, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन गई है। ये नीचे आ गया है ना, इस प्रकार की संरचना बन गई और यहाँ पर कोई नदी बहने लगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए वो कोई बहुत विशाल नाली, नाली जैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा घर के आसपास नाली में पानी बहता है ना, उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से एक बहुत बड़ी नाली है, बीच वाला हिस्सा नीचे धस गया और उसमें कोई नदी बह रही है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। तो जो जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं बच्चों, ये रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में ही प्रवाहित होती हैं।
तो याद रखना है इसके दोनों ओर नर्मदा और तापी नदियों के भ्रंश हैं। ठीक है, मतलब इसके उत्तर में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है और बीच में सतपुड़ा माउंटेन है और इसी सतपुड़ा माउंटेन से ही ये दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, विस्तार पूर्व में मेकाल श्रेणी, पश्चिम में राजपीपला श्रेणी, इसी के अंतर्गत अमरकंटक और पचमढ़ी है। अगला पॉइंट, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, धूपगढ़। धूपगढ़ बच्चों 1350 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। अब जैसा कि सतपुड़ा रेंज है, इसको भी अलग अलग, जैसे राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेकाल श्रेणी, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम वाले को बोलते हैं राजपीपला श्रेणी, बीच वाले को बोलते हैं महादेव श्रेणी, यहां पर लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, महादेव श्रेणी, और पूर्वी वाले को बोलते हैं मेकाल श्रेणी, है ना। और इसी मेकाल श्रेणी में अमरकंटक भी स्थित है, जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है राजपीपला, महादेव, मेकाल सतपुड़ा का ही हिस्सा है। और इस महादेव में धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कहां पर है? पचमढ़ी। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है बच्चों, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसी सतपुड़ा पर बसा हुआ है। और इसी हिल स्टेशन में धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा या फिर महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए याद रखना है, पचमढ़ी याद हो गया। तो मेकाल श्रेणी पश्चिम में राजपीपला श्रेणी तक फैली है, इसी के अंतर्गत अमरकंटक पचमढ़ी स्थित है। ठीक है, कोई डाउट? रिफ्ट वैली फॉल्ट, जो रिफ्ट वैली बनती है बच्चों, वो फॉल्ट के बाद ही बनती है ना। फॉल्ट पढ़ते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भूभाग है ना, ये भूभाग है, इसमें ये जो दरारें पड़ती है, दरारों के पश्चात ये बीच वाला हिस्सा नीचे धस जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नीचे धस जाता है। इसमें ये जो क्रैक आए है ना, क्रैक के पश्चात जो नीचे वाला ये हिस्सा नीचे धस रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम फॉल्ट बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट, है ना। एक तो रिफ्ट वैली होती है ना, तो फॉल्ट वैली कुछ नहीं होता, रिफ्ट वैली ही होता है। इसमें भूभाग में फॉल्ट के पश्चात कोई भी रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी बनती है ना। फॉल्ट मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, दरार, है ना, दरार हो रहा है, किसी चट्टानों में फॉल्ट पड़ रहे हैं, दरार पड़ रही है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली बोल सकते हैं, फॉल्ट वैली भी बोल सकते हैं, हालांकि शब्द रिफ्ट वैली ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे डिस्कस कर लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, वही चीज जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराई, राजपीपला, महादेव और मेकाल, है ना। राजपीपला, बीच में महादेव और पूर्व में मेकाल, ये सतपुड़ा का ही हिस्सा है, तीनों श्रेणी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, 1350 मीटर है। अभी मैंने बताया कि जो इसका बीच वाला हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं महादेव श्रेणी, क्या बोलते हैं? महादेव श्रेणी, इस पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर, जिसको हम बोल रहे थे धूपगढ़।
ठीक है, क्या बोल रहे थे, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी। इस प्रकार से देखिए कुछ बना है। इसके अलावा ये किस प्रकार के माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, याद रखना। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, देखिए वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई कि जो सतपुड़ा है इसके उत्तर में आप देखेंगे तो यहां पर आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी, है ना, और दक्षिण में आपको यहां पर आपको दक्षिण में ताप्ती नदी देखने को मिलती है, या फिर उत्तर में इसके नर्मदा नदी का भ्रंश देखने को मिलता है और दक्षिण में आपको ताप्ती नदी का भ्रंश देखने को मिलता है। ठीक है, और बीच में ये आपको यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन, यहाँ पर आपको सतपुड़ा माउंटेन देखने को मिलता है। मतलब वही है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं कि इसके सतपुड़ा के जो किनारे वाले भाग हैं वो नीचे धंस गए हैं, है ना। जब किनारे वाले भाग नीचे धंस जाएंगे तो बीच वाला भाग ऑलरेडी इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार से। ठीक है, और इससे एक माउंटेन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक माउंटेन भूखंड के ऊपर उठने अथवा नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या फिर पर्वतों को ही ब्लॉक माउंटेन या फिर हार्थ माउंटेन कहा जाता है। दोनों समांतर भ्रंशों के बीच में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, उत्तर में नर्मदा भ्रंश है, दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है। मतलब भ्रंश का मतलब सीधा सा होता है धसा हुआ भाग। ठीक है, और जब किनारे इसके धंस जाएंगे तो बीच वाला भाग ऑलरेडी उठा हुआ प्रतीत होगा, और उसको ही हम यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सतपुड़ा माउंटेन हो गया, समझ में आ गया। क्या दोनों सेम नहीं है। ठीक है, एक देखिए, एक रिफ्ट वैली होती, दो चीजें आप पढ़ेंगे बच्चों, रिफ्ट, एक रिफ्ट घाट वैली होती है, रिफ्ट घाटी होती है, एक रैंप घाटी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, एक होती है रैंप घाटी, है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे जब नदी आदि में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं, रैंप घाटी रैंप वैली, है ना, और एक होती है रिफ्ट घाटी, है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिफ्ट घाटी में क्या होता है, किसी भूभाग का बीच वाला हिस्सा नीचे धंस जाता है, और रैंप घाटी में क्या होता है, किसी भूभाग के किनारे ऊपर उड़ जाते हैं, इस प्रकार से। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सादिया से धुबली के बीच में असम रीजन में रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। इसके उत्तर में आपको हिमालय देखने को मिलेगा और दक्षिण में शिलोंग का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीच में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो ये दो चीजें होती है, रैंप वैली, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में नीचे धंस जाता है भूभाग और इसमें ऊपर धंस जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बताओ, समझ में आया, इतना समझ में आया। दो चीजें हमने पढ़ ली, तीन चीजें हमने पढ़ ली। अरावली हमने डिस्कस कर लिया, है ना, हालांकि फैक्ट ज्यादा है। इसके अलावा विंध्य हमने डिस्कस कर लिया और सतपुड़ा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, समझ में आए तीनों माउंटेन। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, जितने भी हमने कंसेप्ट वाली चीजें डिस्कस की, समझ में आई कि नहीं बताओ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये जो लेक्चर है 3 से 4 दिन चलेगा, है ना, काफी बड़ा लेक्चर है। समझ में आया। है ना, जो भी मैं बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या, क्योंकि यहाँ से आपको मेंस में भी जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, कम शब्दों में लिखने होते हैं, अलग अलग पीसीएस में अलग अलग मार्क्स के आते हैं, 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। तो वहां पर इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पूछ लेगा, लिखिए 100 शब्दों में, 50 शब्दों में, है ना। अरावली के बारे में पूछ लेगा, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ये पूछ लेगा, अवशिष्ट माउंटेन क्या होता है ये पूछ लेगा। तो ऐसी चीजें आपको लिखते, तो इसकी आप क्या करना, आंसर राइटिंग भी करते जाओ, है ना, पढ़ तो रही हो, साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग भी करते चलना है। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई डाउट किसी को। रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती, क्या पूछ रहे हैं, VKS, UPPCS। ठीक है, अमृत जी कुछ डाउट है क्या आपको, क्या पूछना चाह रहे हैं, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती क्या पूछना चाह रहे हैं। बताओ। अरुण राजपूत, अमृत जी, गौरव जी, शुभानंद, गोविंदा, VKS। एक मिनट रुकिएगा। हाँ अमृत जी बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर वो ये क्या बोला जाएगा कि सतपुरा नर्मदा एंड तापी नदी के रिफ्ट वैली में है? नहीं, रिफ्ट वैली में नहीं है,
ऐसा बोलना सही होगा कि जो सतपुड़ा है इसके उत्तर में नर्मदा का भ्रंश है और इसके दक्षिण में ताप्ती का भ्रंश है, भ्रंश में स्थित नहीं है। ये मैंने बताया ना, ये जो जब दो भ्रंश बने तो ये ऑलरेडी नीचे धंस गए और बीच वाला ऑलरेडी जो पार्ट है वो उठा हुआ प्रतीत होगा और ऐसे एक पर्वत बन गया जिसको हम बोल रहे हैं सतपुड़ा। तो ये भ्रंश में स्थित नहीं है, बल्कि इसके उत्तर में एक भ्रंश है और इसके दक्षिण में, एक साउथ में है और एक नॉर्थ में इसके भ्रंश है, ऐसा बोलना सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। और डाउट किसी को? चलो ठीक है ना, तो इतना पढ़ के आना, कल मैं थोड़ा सा पूछूंगा भी। और ताप्ती एंड ताप्ती में डिफरेंस क्या है? तापी ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं उसको, है ना, एक ही नदी का नाम है। कहीं कहीं तापी लिखा मिलता है, कहीं कहीं ताप्ती लिखा मिलता है। एक ही नदियों के दो नाम है, सूर्यपुत्री और भी बहुत सारे नाम रहते हैं, है ना, एक नदी के कई नाम रहते हैं। तो तापी ताप्ती एक ही नदी के दो नाम है। वैसे तो ताप्ती ताप्ती बोलते हैं उसको, ताप्ती, है ना। हाँ गौरव जी बोलिए। गौरव जी बोलिए। गौरव जी कोई डाउट है आपको? गौरव जी, चलिए ठीक है। विकास वीकेएस के लिए अच्छा हेल्प हो रहा है क्लास, यूपी पीसीएस के लिए अच्छा हेल्प हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया है। चलो ना, तो आज की क्लास यहाँ पर ही एंड करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। इतना जितना भी हमारा कंप्लीट सिलेबस होते जा रहा है उतना आप पढ़ते जाइए, आंसर राइटिंग करते जाइए, जो भी सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं। बाकी कल हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे का और पढ़ करके आना तो अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए।